एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक की सीरीज क्लासेज में सभी का स्वागत है। इसमें छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक यानी 6 से लेकर 12 क्लास तक की सभी विषयों की सीरीज बन रही है। आज जो सीरीज हम बना रहे हैं यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 5 का है और चैप्टर 5 का यह पार्ट 1 है। देखिए यहां पर लिखा गया है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 5 पार्ट 1 और टॉपिक का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, किंग, किंगडम एंड एन अर्ली रिपब्लिक। उसका पेज संख्या 43 आप ओपन कर लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रहे हैं। जिन बच्चों का ये क्लास है यानी क्लास 6 के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है और अचूक यह दवा है। बिना इसका आपका कोई भी प्रतियोगी परीक्षा या एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सभी लोग इसके साथ बने रहिए। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे कर लीजिए। अब आप अपने पेज संख्या 43 को ओपन कर लीजिए अगर आपके पास बुक हो तो, और बुक नहीं है तो आप मेरी हर बात को सुनिए। मैं कुछ भी यहाँ छोड़ता नहीं हूँ और सबको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आइए टॉपिक पर। देखिए पेज 3 में जो ये चैप्टर है 5 उसका स्टार्ट हो रहा है टॉपिक चुनाव का दिन से। चुनाव का दिन यानी इलेक्शन डे। इलेक्शन तो हो रहे हैं अभी भी। देखिए आज भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, फिर हरियाणा में होने वाले हैं, तो इलेक्शन तो हमारे देश में होते ही रह रहे हैं। तो देखिए चुनाव का दिन है और उसका चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। इसमें एक शंकरन नाम का लड़का है और उस बच्चे के मन में एक प्रश्न गूंज रहा है और देखिए उसका मैं पढ़ रहा हूं और समझा रहा हूं। चुनाव का दिन, इलेक्शन डे, जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वोट डालने जा रहे थे, वोटिंग के लिए जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र यानी पोलिंग बूथ पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। वोट का दिन था। शंकरन उठा तो देखा कि उसके जो नाना नानी है यानी ग्रैंड पेरेंट्स है वो वोट डालने जा रहे हैं और वास्तव में उनके नाना नानी चाहते थे कि पोलिंग बूथ पर यानी चुनाव केंद्र पर वो सबसे पहले पहुंचे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। ये शंकरन को इस मन में उत्सुकता थी और इस बात को जानने के लिए बहुत उतावला था कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इतने उत्साहित आज क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, उसके नाना जी जो है उसे जल्दी में उसको समझाने का प्रयास किया और उन्होंने बोला, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। नाना जी ने उसकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए बोला, जल्दी में समझाते हुए कि देखो आज हम अपने शासकों का यानी अपने रूलर्स का चुनाव करने जा रहे हैं, उनको चूज करने या सिलेक्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए यहीं से बात आगे बढ़ती है। तो हमने ये चुनाव का दिन समझा। दूसरा देखिए अब है कुछ लोग शासक कैसे बने। अब ये बात जब उठी तो इसकी गूंज तो दूर तक जाएगी। तो देखिए इसका गूंज यही है कि अब क्वेश्चन उठा कि आखिर कुछ लोग शासक बने कैसे। देखिए हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स और इसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब मेरे साथ आप आ जाइए, मेरी बातों को सुनिए। मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर देखिए लगभग 50 वर्षों से यानी द लास्ट 50 ईयर्स हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। तो ये देखिए चूंकि बुक्स ये पहली छपी है तो 50 वर्ष लिखा गया है, लेकिन हम तो अपने देश में चुनाव लगभग 75 वर्षों से करते आ रहे हैं। 75 ईयर्स भी होने जा रहा है। नहीं, सबसे पहला जो चुनाव हुआ था जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब, तो वह 51 में हुआ था। तो उससे आज तक जोड़ लीजिए 2024 है, तो अब 50 वर्ष से ज्यादा हो गया और अब वह 75 वर्ष को होने को आया। इसलिए कुछ अभी कम है लेकिन 75 वर्ष होने को आ रहा है। तो आप ये समय को समझ लीजिए। लेकिन आपके बुक में लिखा है कि द लास्ट 50 ईयर्स यानी लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतदान मतलब वोटिंग के जरिए।
लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? करीब 3000 साल पहले कुछ बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यहाँ पर बता रहा है कि बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। तो इसके लिए ये बात हो रही है लगभग 3000 ईयर्स एगो की, लगभग 3000 वर्ष पहले। देखिए मैं लिख देता हूं, लगभग 3000 साल पहले, नहीं साल पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े रिचुअल्स करते थे, अनुष्ठान करते थे, और उसके बाद यज्ञ को आयोजित करके वो राजा बन जाते थे। तो 3 साल पहले क्या होता था? बड़े बड़े यज्ञ होते थे। देखिए बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और यज्ञ के बाद वो क्या बन जाते थे? राजा बन जाते थे। ये प्रक्रिया चलता था। नहीं तो आपको समझ में आ रहा है कि लगभग 3000 ईयर्स एगो, लगभग 3000 वर्ष पहले बड़े बड़े यज्ञ यानी रिचुअल्स, यज्ञ क्या है इसको लिख लीजिए, रिचुअल्स, अनुष्ठान, यज्ञ कहिए, रिचुअल्स कहिए, अनुष्ठान कहिए, ये होते थे, और इस अनुष्ठान के माध्यम से लोग राजा बनते थे। तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए होता क्या था इसमें कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अब इसमें एक अश्वमेध यज्ञ होता था। देखिए अश्वमेध यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, और अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से लोग राजा बनते थे। अश्वमेध एक यज्ञ होता था, और इस यज्ञ को आयोजित करके लोग राजा बनते थे। अब क्या प्रक्रिया थी आपके मन में आ गया? क्योंकि देखिए यहाँ पर अश्व का मतलब क्या होता है? हर्ष, घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो घोड़ा या हॉर्स। तो यहाँ पर एक घोड़े की बात तो आ ही रही है कि यहाँ पर अश्वमेध का घोड़ा होता इसमें। तो इस यज्ञ के माध्यम से भी क्या होता था कि एक ऐसा ही यज्ञ था। देखिए अश्वमेध यज्ञ राजा बनने का, ये देखिए ये जो बड़े बड़े यज्ञ होता था उसका ऐसे ही यज्ञ था, और इसका परिणाम क्या होता था कि लोग राजा बनते थे। अब अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था? इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा को राजा अपने सैनिकों या अपने लोगों के देख रेख में उसको घूमने के लिए, वांडरिंग करने के लिए, विचरण करने के लिए घोड़ा को जिधर माने उधर जाता था, छोड़ दिया जाता था। लोग उसके आसपास, उसके पीछे पीछे आप अगल बगल निगरानी करते चलते थे। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। और ये इसमें कंडीशन था, उस घोड़े पर लिखा रहता था कि अगर इस घोड़े को किसी राजा ने रोक लिया, या ये संदेश दे दिया जाता था कि अगर इस घोड़े को किसी राजा ने रोक लिया तो उस राजा को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ने वाले राजा से लड़ना होता था। ठीक है, अगर वो राजा पराजित हो गया तो मान लिया गया कि जो अश्वमेध यज्ञ छोड़ा है राजा, मतलब अश्वमेध यज्ञ छोड़ने वाले राजा अगर किसी पकड़ने वाले राजा को पराजित कर दिया तो माना गया कि उस राज्य पर उसका विजय हो गया। नहीं, याद कीजिए ये जो रामायण सीरियल आया था उसमें लव कुश जो कांड हुए थे उसमें तो यही था कि राम ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, एक अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, और जब घोड़ा गया तो घोड़े के ये आगे लिखा हुआ था कि सावधान, ये राजा रामचंद्र का घोड़ा है, और इस घोड़े को अगर कोई पकड़ेगा तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ेगा। और इस चुनौती को लव कुश ने स्वीकार कर लिया, और उसके बाद तो आपने सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग देखा है। तो वही अश्वमेध यज्ञ के को याद दिलाने के लिए हमने इस दृष्टांत या एग्जाम्पल को आपको दिया। तो इसमें क्या होता था अश्वमेध यज्ञ में कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, राजा एक घोड़ा छोड़ता था, घोड़ा के निगरानी के लिए उसके अगल बगल उसके लोग या सिपाही चलते थे, और उस घोड़े को अगर कोई पकड़ लिया तो उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था, और अगर युद्ध में वो पराजित हो गया तो वो राजा के अधीन हो जाता था। तो ये उसकी घटना थी। अब देखिए, अब यहाँ पर वही बात इसको लिखा गया है कि इस घोड़े को
किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली है। दोनों बातें, पकड़ो तो लड़ाई करो, लड़ाई, और अगर जाने दो तो इसका मतलब कि आपने अपनी हार स्वीकार कर ली और वो मान लिया कि जो अश्वमेध यज्ञ छोड़ने वाला राजा है उससे ज्यादा शक्तिशाली है। और इसके बाद होता क्या था कि उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो जो राजा की चुनौती को स्वीकार कर लेता था उसको जब यज्ञ होता था तो उसमें उसको इनविटेशन भेजा जाता था, आमंत्रण भेजा जाता था, उसको इनवाइट किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। और देखिए, और यहाँ पर यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा किया जाता था। ये जो यज्ञ होता था उसमें कुछ विशिष्ट यहाँ पर पुरोहित आते थे जो मंत्रोच्चार के साथ इस यज्ञ को परफॉर्म करते थे, पूर्ण कराते थे। पुरोहित यानी प्रीस्ट। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। जब यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अपने इस यज्ञ को कराने के लिए उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे, उपहार दिए जाते थे। और फिर क्या होता था, देखिए, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। क्योंकि वो राजा शक्तिशाली है, तो अब शक्तिशाली है तो उस राजा के यहाँ जो भी दूसरे राजा आते थे, क्योंकि मान चुके थे कि वो राजा उनसे शक्तिशाली है, तो सभी लोग राजा के लिए उपहार लेके आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। ये जो आयोजन होता था अश्वमेध यज्ञ, इसमें मुख्य स्थान या सेंट्रल फिगर कौन होता था? तो किंग होता था, राजा ही होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। अब राजा को क्या किया जाता था कि राजा, देखिए मैं लिख देता हूं कि राजा जो था, राजा यही आपको मुख्य, राजा का स्थान क्या होता था? मुख्य स्थान होता था। मुख्य स्थान पर बैठता था, मुख्य स्थान पर बैठता, मुख्य स्थान पर बैठता था राजा। वो मुख्य स्थान क्या होता था? या तो राज सिंहासन होता था, या तो वह राज सिंहासन होता था जिसे थ्रोन कहते हैं। क्या होता था? या तो राज सिंहासन होता था, ठीक है, या वह बाघ की खाल होती थी। बाघ की खाल, बाघ की खाल यहां पर लिख देते हैं, बाघ की खाल से बना आसन, बाघ की खाल से बना आसन, ठीक है। पर राजा चूंकि सेंट्रल फिगर होता था, नहीं, ये राजा जो है यही इसका सेंट्रल फिगर था। देखिए, सेंट्रल फिगर राजा ही मुख्य स्थान पर बैठा था। वो राज सिंहासन पर, राज सिंहासन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी वाले? थ्रोन। ये थ्रोन होता था, तो राज सिंहासन पर वो बैठता था। या बाघ की खाल, बाघ की खाल मतलब टाइगर स्किन, टाइगर की स्किन, खाल मतलब स्किन हुआ। तो राजा चूंकि मुख्य होता था, इस यज्ञ में राजा सेंट्रल फिगर होता था, इसलिए राजा को मुख्य स्थान पर बैठाया जाता था। मुख्य स्थान क्या होता था? वो राज सिंहासन होता था। मुख्य स्थान जो होता था वो थ्रोन होता था। देखिए, या तो थ्रोन पर बैठाया जाता था, राज सिंहासन बना रहता था, या बाघ की खाल से बना एक आसन होता था। एक ऐसा स्थान बनाया जाता था, ऊंचा आसन, जो कि टाइगर स्किन, बाघ की खाल से बना होता था, और उस पर राजा को इसमें बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। एक और बात देखिए कि जो युद्ध क्षेत्र होता था, देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र यानी बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में क्या होता था? राजा का सारथी, राजा का सारथी, चैरिटियर। सारथी क्या होता है? जो रथ को हाँकता है। जैसे अर्जुन के सारथी कृष्ण बने थे, तो राजा का सारथी ही राजा का मुख्य सहचर होता था, कंपेनियन होता था, राजा का मुख्य सहचर। इसलिए सारथी का बहुत महत्व होता था। आपने महाभारत का युद्ध देखा है, और अर्जुन ने सारथी के रूप में कृष्ण को स्वीकार किया था, और
कृष्ण हमेशा उनका साथ दिए हैं और युद्ध का परिणाम सभी को पता है कि अर्जुन की विजय हुई थी। तो ये राजा को जो सारथी था, सारथी को अंग्रेजी में चैरिटियर कहा जाता था। क्या बोलते हैं? चैरिटियर। चैरिटियर देखिए लिख देते हैं। मैं बोलता हूं ना कि ये मैं कोशिश करता हूं कि दोनों मीडियम, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे समान रूप से लाभान्वित हो। और सहचर को हम कंपेनियन बोलेंगे। कंपेनियन मतलब जो हमेशा उनके साथ रहता हो, कंपेनियन। ठीक है, तो यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है कि जब अश्वमेध यज्ञ होता था तो उस अश्वमेध यज्ञ में राजा ही सेंट्रल फिगर होता था, राजा ही मुख्य स्थान पर बैठता था। और मुख्य स्थान से मतलब है राज सिंहासन से, जिसे थ्रोन कहते हैं। तो या तो कोई राज सिंहासन होता था या बाघ की खाल का बना कोई आसन होता था, टाइगर स्किन से। और अब इसमें और है कि जब युद्ध क्षेत्र की बात हो रही है, जब युद्ध क्षेत्र में राजा जाता था बैटल फील्ड में, तो वहां पर राजा का जो सारथी होता था, यानी राजा का जो चैरिटियर होता था, जो राजा के रथ को हाँकता था, ठीक है, ड्राइव करता था, वह राजा का मुख्य सहचर या मुख्य कंपेनियन होता था। तो यहाँ पर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर समझा रहा है कि यज्ञ के अवसर पर वह राजा की, ठीक है ना, सारथी का काम क्या था कि रथ को तो ड्राइव करता ही था, रथ को, राजा के रथ को हाँकता था, चलाता था। साथ ही साथ जब ये यज्ञ होता था तो वहां भी उसका सारथी रहता था और वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का यहाँ पर बखान करता था। तो राजा का जो सारथी है वो राजा की जो विक्ट्री हो रही है, जो विजय हो रही है, और उसके अन्य गुण को बखान करता था, क्योंकि वो राजा के हमेशा साथ है और वही प्रत्यक्षदर्शी है कि राजा ने कैसे, कहां पर विजय प्राप्त किया और किन क्षेत्रों को जीता। तो राजा के विजय और उनके गुण को उसका सारथी बखान करता था यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ में आकर। ठीक है, और साथ ही साथ राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों का भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। एक और बात है कि जब यज्ञ होता था तो उसमें राजा के जो रानी होती थी या उसके खास जो सगे संबंधी, यानी उस राजा की रानी, उसके पुत्र और उसके जो भी संतान होते थे, वो भी छोटे मोटे वहां पर अनुष्ठान करते थे। तो आइए इसको मिटा देते हैं और आगे की बात मैं आपको समझाता हूँ। मुझे लग रहा है कि आप जरूर इसको समझ रहे होंगे, और अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है तो उसे जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम आपकी बातों को समझ पाएं और उसको हम उसको समाधान करने की कोशिश करें। और बिल्कुल टॉपिक को पढ़ते रहिए। इस चैनल के साथ बनना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि पूरी सीरीज को आपको देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ देखिए कि इसकी जो भी सीरीज बन रही है सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट बनाकर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, इसलिए आप वहां से उसे जरूर देख लीजिएगा। आपका समय नुकसान ना हो, इसलिए जब मैं बोर्ड को इरेज करता हूं तो इन बातों को बोलता हूं। अब आइए टॉपिक पर आ जाइए। तो आपने देखा कि राजा तो काम करता ही था, यज्ञ में राजा के सगे संबंधी भी छोटे मोटे अनुष्ठान करते थे। तो ये भी पॉइंट लिख दीजिए कि राजा के सगे संबंधी, सगे संबंधी माने रिलेटिव्स हो गए, सगे संबंधी यानी रिलेटिव, सगे संबंधी, इसको रिलेटिव लिख लीजिए, रिलेटिव, रिलेटिव्स, ठीक है ना, जिसमें कि कौन है, रानी है प्लस राजा के जो संतान है, पुत्र, ठीक है ना। वो भी क्या करते थे, छोटे मोटे अनुष्ठान, छोटे मोटे ये लोग भी अनुष्ठान करते थे, रिचुअल्स करते थे। अनुष्ठान का मतलब रिचुअल्स, रिचुअल्स, रिचुअल्स। बिल्कुल समझ में आ गया कि यज्ञ में ये लोग भी काम करते थे। मैं इसको बता भी दिया हूँ, लिख भी दिया है आपके सुविधा के लिए। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पर होता था, और जो दूसरे राजा वहां पर आमंत्रित होते थे, इनवाइट होते थे, उनका कोई काम नहीं होता था। उनका सिर्फ काम यही होता था वह बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को, आयोजन को वह शांतिपूर्वक देखें। और देखिए राजा के ऊपर पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। तो राजा मतलब पुरोहित, राजा के ऊपर जो पुरोहित होता था, देखिए पुरोहित जो है, पुरोहित का क्या काम होता था, तो पुरोहित जो है, प्रीस्ट जो है इस यज्ञ में, तो राजा के ऊपर जल का, पवित्र जल का छिड़काव करता था। राजा के ऊपर
ऊपर पवित्र जल, सेक्रेट वाटर, पवित्र जल का छिड़काव, पवित्र जल का छिड़काव करता था। प्लस यहाँ पर और भी जो अनुष्ठान करता था, प्लस कई अनुष्ठान करता था, कई अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब रिचुअल्स, कई अनुष्ठान यानी वो रिचुअल्स यहाँ पर परफॉर्म करता था। बिल्कुल समझ में आ गया कि पुरोहित क्या करता था कि जब यज्ञ होता था तो राजा के ऊपर वो पवित्र जल को छिड़कता था और साथ ही साथ और कई अन्य इसमें अनुष्ठान या रिचुअल्स वो संपन्न करता था। इसके बाद विष या वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। यहाँ पर जो सामान्य लोग थे, नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, राजा तो उपहार लाता ही था, मतलब जो दूसरे राजा होते थे, लेकिन साथ ही साथ जो सामान्य लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोग में विष है, सामान्य लोग में विष जन का नाम था ना, पढ़ाए हैं ना, विष या वैश्य, वैश्य ये वर्ग है, वर्ण में भी आता था। ये लोग क्या करते थे, उपहार लाते थे, उपहार लाते थे। तो ये घटना है कि सभी लोग जाकर उपहार गिफ्ट लेके राजा के पास जाते थे, खाली हाथ नहीं जाते थे। और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे वो कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। और एक और बात है कि जो शूद्र वर्ण माना गया है, जो पुरोहित लोग मानते थे, ये कई अनुष्ठान से वंचित थे, कई अनुष्ठानों से वंचित, माने उसमें भाग ये लोग नहीं लेते थे। तो ये एक बात आया। अब ये जो बात हुई 3000 साल पहले, तो ये कि शूद्र को अनुष्ठानों से वंचित किया गया, यही आकर आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और इस प्रथा को समाप्त होना चाहिए और सभी लोगों को सभी तरह के अनुष्ठान या कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। तो बस यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ पर एक वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, उसकी भी हम चर्चा कर देते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं और आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और बिल्कुल जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा और ये भविष्य में बहुत काम करेगा। पूरी किताब आपको बार बार नहीं खोलनी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए वर्ण आ जाइए। वर्ण के बारे में कुछ चर्चा किया गया, इंपॉर्टेंट है। वर्ण, वर्णाज, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वर्णाज। और वर्ण क्या है कि उस समय सामाजिक वर्ग ये थे और उपचार थे, मतलब उस समय समाज को 4 वर्ग में बांट दिया गया था। और ये जो वर्ण था उस समय के ये सामाजिक वर्ग थे। तो ये क्या था, सोशल क्लासिफिकेशन था। ये क्या था, पहला बार लिखिए, सामाजिक वर्ग, सामाजिक वर्ग यानी सोशल क्लासिफिकेशन, सोशल क्लासिफिकेशन। उस समय 3000 साल पहले की बात हो रही है। और ये कितने थे, तो ये 4 थे। कितने थे, 4 थे। कौन कौन थे, देखिए आप जानते भी हैं, बताया हूं मैं पहले। ब्राह्मण, यहाँ पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये 4 वर्ण थे। और वर्ण क्या है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और ये उस समय के सामाजिक वर्ग थे, यानी कि सोशल क्लासिफिकेशन थे सोसाइटी को। और इसमें यही था कि ये देख लीजिए कि ब्राह्मण का क्या काम था। ये ब्राह्मण का जो काम था वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, ठीक है, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। तो ब्राह्मण का काम ही था वेदों का अध्ययन और अध्यापन, दोनों था, स्टडी ऑफ वेदास और टीचिंग ऑफ वेदास। तो वेदों का अध्ययन अध्यापन का काम था, साथ ही साथ प्लस यज्ञ कराना, प्लस यज्ञ यहाँ पर कराना है या यज्ञ करना होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस यज्ञ करना लिखिए, यज्ञ करना और कराना, ये ब्राह्मण का काम था। यज्ञ करता भी था और यज्ञ कराता भी था। तो यज्ञ करना, कराना ब्राह्मण। और इसके एवज में इसको मिलता क्या था, इस काम के लिए इसको उपहार का मिलता था,
तो इसको उपहार मिलता था, इसके लिए इसको उपहार मिलते थे, गिफ्ट गिफ्ट दिया जाता था। आज भी आप लोग या घरों में पूजा पाठ होता है तो आप उसके लिए दक्षिणा देते हैं ना, वही गिफ्ट है या उपहार है। इसके साथ साथ देख लीजिए कि ये जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का जो काम था वो युद्ध करना था। समाज उस समय में युद्ध जो होते रहते थे तो युद्ध करना क्षत्रियों का काम था, और युद्ध करके अपने बाकी ये समाज को जो बाकी 3 वर्ण है वो सभी की क्षत्रिय रक्षा करते थे। तो ये उनके जी में काम था, रक्षा का काम था, युद्ध का काम था। तो देखिए, युद्ध करना एवं लोगों की रक्षा करना, एवं लोगों की रक्षा करना। आज जैसे जो आर्मी है वो उसको आप क्षत्रिय के रूप में मान सकते हैं कि लोगों की और पूरे देश की रक्षा करती है। तो युद्ध करना एवं लोगों की रक्षा करना, तो ये क्षत्रिय का काम था कि क्षत्रिय लोगों की रक्षा करते थे, और कोई भी संकट आक्रमण आता था बाहर से या किसी दूसरे जन से या दूसरे जगह से, तो उससे वो लोगों की रक्षा करते थे। और वैश्य जो था, वैश्य का क्या काम था? तो वैश्य का काम था, देखिए वैश्य, वैश्य यहां मैं लिख देता हूं, देखिए वैश्य, वैश्य का काम क्या था? खेती, उसके साथ पशुपालन, देखिए, और साथ ही साथ व्यापार। खेती, पशुपालन और व्यापार, यानी धनोपार्जन का काम वैश्य करता था, और इससे ये तीनों सामाजिक वर्गों का वो भरण पोषण करता था। और शूद्र अन्य तीनों वर्गों की सेवा करता था, और शूद्र का काम क्या था? सेवा। ये जो बाकी जो 3 वर्ग हैं इनकी शूद्र जो है वो सेवा करता था। तो उस समय के ये 4 सामाजिक क्लासिफिकेशन थे, सोशल विभाजन थे, सामाजिक वर्ग थे, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। हमें लगता है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्लास में आपको हम जनपद के बारे में पढ़ाएंगे और फिर महाजनपद के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।